जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। कल हम लोगों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक। लेकिन जिसने भी कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाली क्लास ली होगी तो आज एक हिसाब से उनका क्या होगा, रिवीजन ही चल रहा होगा। सेम जो प्रावधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए हैं वहीं राज्य में राज्य मंत्री के लिए भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप लोग खुद ही देख लेना, आपको ये लगेगा कि कल का रिवीजन चल रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जैसे ही केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वैसे ही राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नीन हो जाता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो कि हम लोग अनुच्छेद के तहत जानेंगे, जो मंत्रिपरिषद का जिसमें जिक्र होता है या जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। तो पहला आर्टिकल हमारा है 163, मतलब कि 163 क्या कहता है? 163 कहता है राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री को सलाह व सहायता देने के लिए, मतलब कि सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक। और ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को ये लोग सलाह दें या राष्ट्रपति इनसे मांग रहा है। राष्ट्रपति मांग नहीं रहा है, एक हिसाब से आप लोग ये समझते हैं कि ये सलाह नहीं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं भैया। हालांकि राष्ट्रपति एक पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, सर्वोच्च पद है, ठीक। नाम का भी पद है, ठीक। वास्तविक कार्यकारी कौन है? वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन अब नाम राष्ट्रपति है तो इसलिए इसमें क्या लिख दिया गया है, वहाँ लिख दिया गया था कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। सेम राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य में सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, राज्यपाल जो कि राज्य का प्रमुख है, ठीक। इसलिए यहाँ लिख दिया गया राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और ये सहायता और सलाह इस तरह की, आप समझ लो सहायता व सलाह ये ऐसी सलाह है जो राज्यपाल को मानना जो है वो जरूरी होगा, या राज्यपाल बाध्य है इस सलाह को मानने के लिए। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जिसमें राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार भी कार्य कर सकता है, जो संविधान में बातें कही गई हैं उसको छोड़ के, उन चीज़ों को छोड़ के जिसमें जो है राज्यपाल अपने विवेक पर निर्णय ले सकता है। बाकी जितने भी निर्णय हैं वो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के अनुसार ही लेने होंगे या करने होंगे, या उनकी जो सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्य होगी, राज्यपाल पर बाध्य होगी राज्य में, और केंद्र में मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य होगी। तो आप लोगों को, और हालांकि वो जो है 3 प्रकार के वीटो का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, पढ़ा था अच्छे से। राज्य के बारे में पढ़ लिया था कि राज्य में राज्यपाल कैसे वीटो। आप लोग हमारी जो प्रीवियस क्लासें हैं वो देख सकते हो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि रटने से अच्छा चीज़ को समझ लो, जब आप समझ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, और रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक। और कोई मान लीजिए कोई आपको अच्छा एग्जाम देना है थोड़ा अच्छे लेवल का, तो इसमें अगर आप समझ के चलेंगे तो अगर एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाए आप लोग फंसेंगे नहीं। और हालांकि अब जो ट्रेंड चल रहा है, एग्जामिनर जो है नए नए तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, बना के पूछ रहा है नए तरीके से। तो ये इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो है विवेकानुसार कार्य, मतलब कि जितने भी विवेकानुसार कार्य, जो कि अभी हम लोगों ने बात की, विवेकानुसार जितने भी कार्य हैं उसे छोड़कर बाकी सब में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही होगी, सहायता। अब नेक्स्ट है जांच, मतलब अब ये जो सलाह है जो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को ये सलाह या सहायता दी जाती है, इसकी जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। इसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। यही हम लोगों ने केंद्र बना था, केंद्र में पढ़ा था, है ना, जिसमें कि जो है जो भी निर्णय हो या फैसले हो उसमें जो है वो पूरी तरह से गोपनीय रखे जा सके, जो कि सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है, वो गोपनीय बने रहें। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल है वो है 164। 164 क्या कहता है दोस्तों? 164 कहता है कि जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करेगा? वो करेगा राज्यपाल, मतलब कि गवर्नर। कौन करेगा? राज्यपाल। और जो बाकी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? भैया उनकी भी राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह से? जिनको सीएम कहेंगे, जिसको चीफ मिनिस्टर जी कहेंगे, मुख्यमंत्री जी कि आप इन्हें मंत्री बनाइए, उन्हीं, मतलब इस मंत्री की नियुक्ति कीजिए, उन्हीं मंत्री की नियुक्ति करेंगे। मतलब कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और यहाँ आप ये भी याद रखना
कि ऐसा नहीं कि राज्यपाल किसी भी सीएम की नियुक्ति कर दे, मुख्यमंत्री किसी को भी बना दे। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, जो दल लड़ते हैं चुनाव में उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट की भी बात नहीं है, जो बहुमत प्राप्त कर लेता है उसको जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक, बहुमत वाले को, जरूरी नहीं कि 40, 60 और 50 में से 60 वाले को बना दें, जो बहुमत प्राप्त करेगा। अब अगर बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। ठीक, मान लीजिए किसी ने 40, 50 और 60 प्राप्त किए और टोटल कितने थे, सीटें कितनी थी, 150 सीटें, और 40, 50, 60 प्राप्त किए तो 60 वाला अलग हो जाएगा और 40, 50 वाला गठबंधन कर सकते हैं। कुल मिला के बहुमत होना चाहिए, मतलब कि 150 अगर सीटें हैं तो 76 सीटें होनी ही चाहिए। 76 दल के पास होनी चाहिए, एक दल के पास बहुमत, मतलब 75। बहुमत का मतलब होता है हाफ प्लस वन, फिर 150 का आधा प्लस वन, 75 प्लस वन 76। अब चाहे वो 40-60 मिलके बनाए, 50-60 मिलके बनाए या 50-40 मिलके, ठीक, कुल मिला के बहुमत की सरकार को ही राज्यपाल जो है वो सीएम चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा। और हालांकि अगर बहुमत नहीं प्राप्त होता है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, अब यहाँ पर राज्यपाल का जो विवेक है वो काम आता है। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी पार्टी को, जिनको बहुमत प्राप्त है उसको बुला सकते हैं। बहुमत मतलब कि जैसे दो पार्टी हैं गठबंधन के लिए, गठबंधन करने के लिए किसी को भी न्योता दे सकते हैं और उनसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर राज्यपाल जिसको अपने विवेक से चाहेंगे उसको बुलाएंगे। ठीक, अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हालांकि अगर बहुमत प्राप्त है किसी को तो फिर राज्यपाल को उन्हीं को सीएम बनाना पड़ेगा, उसी को। अब है मंत्रियों की संख्या। अब देखिए मतलब यहाँ ये है कि राज्य में मंत्रियों की संख्या जो है वो 12% से कम नहीं होगी और 15% से अधिक नहीं होगी। और ये जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये किसके तहत संविधान संशोधन किया गया था? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ये लाया गया था। ऐसा क्यों लाया गया था? ऐसा इसलिए लाया गया था क्योंकि कोई भी मंत्री लालच में आकर एक पार्टी, मतलब कोई भी सदस्य जिसने भी जो भी सदस्य बना हो संसद का या विधानमंडल का, वो कहीं भी किसी भी तरह के लालच में आकर, मंत्री पद के लालच में आकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी बना जाए या दल बदल ना करे। इसी आधार पर दल बदल रोधी कानून भी बना था। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जो है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आई थी। ठीक, ये वाला जो है 15% जो होना चाहिए। और एक और आया था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक ये भी चीज़ आई थी दल बदल वाली। दल बदल के तहत ये कहा गया था अगर कोई भी विधानमंडल सदस्य, देखिए संसद में संसद सदस्य केंद्र में और राज्य में विधानमंडल सदस्य, अगर कोई भी विधानमंडल सदस्य जिसके ऊपर दल बदल रोधी जो कानून है वो लग जाता है, ठीक, वो लग जाता है तो सबसे पहले तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। जिस भी सदन का वो सदस्य होगा, या तो विधानसभा या विधान परिषद, राज्य की बात कर रहे हैं, संसद में लोकसभा या राज्यसभा, तो उस सदन की सदस्यता तो उसकी चली जाएगी। लेकिन अगर वो मंत्री है तो उसका मंत्री पद भी छिन जाएगा, मंत्री पद से उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब कि दल बदल का विरोधी अगर किसी के ऊपर कानून लग जाता है तो उसकी संसद की या विधानमंडल की सदस्यता तो जाती है, साथ में उसका मंत्री पद भी छिन जाता है। ठीक, और ये किसके तहत आया था? ये दोनों चीज़ें ये किसके तहत आया था? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक, ये पूछ सकते हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हमारा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। मतलब ये है कि मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। इसका मतलब सिंपल से इतना है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो राज्यपाल जो है वो पूरी जो है वो भंग कर सकते हैं। ठीक, मंत्रिपरिषद जो है उसको भंग कर सकते हैं या दूसरी पार्टी को बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए। या फिर दूसरी बात कि अगर कोई एक मंत्री है व्यक्तिगत, ये तो है मंत्री जो है राज्यपाल के, यहीं से मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। इतना जो है हम लोगों ने कल भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और वहाँ जो है मंत्रिपरिषद केंद्र में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब सिंपल से इतना है, राष्ट्रपति जब इसे चाहे हटा सकता है, लेकिन कब? या तो अविश्वास में प्रस्ताव पारित हो जाए या जो है नए चुनाव होना है तो जो राष्ट्रपति है वो भंग कर सकता है लोकसभा और यहाँ पर विधानसभा राज्य में। तो इतना आप अच्छे से समझ में आया।
अब उत्तरदायित्व, ये सब आर्टिकल 164 की बात चल रही है, ठीक। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। उत्तरदायित्व का मतलब है सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब एक मंत्री कुछ करता है तो सबके सब जितने भी मंत्री हैं उनका उत्तरदायित्व होगा। या अगर मंत्रिपरिषद एक भंग होती है तो जितने मंत्री हैं सब हट जाएंगे, या मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो जितने भी मंत्री हैं सब हट जाएंगे। इतना समझ में आया होगा अच्छे से। अब वेतन की बात कही जा रही है। जो वेतन और भत्ते हैं हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र में संसद द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम लोग बात कर ले विधानसभा में, विधानमंडल में, तो विधानमंडल में जो है विधानमंडल के तहत, राज्य में विधानमंडल के तहत वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। फिर इसके बाद है शपथ। वहाँ पर जो है मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते थे? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ कौन दिलाएंगे? गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। एक चीज़ याद रखना, 6 मंथ वाला जो प्रोसेस हमने कल बताया था आप लोगों को, कोई भी मंत्री संसद का या विधानमंडल का सदस्य बने बगैर भी मंत्री पद पर सुशोभित हो सकता है या मंत्री पद धारण कर सकता है, लेकिन कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर फिर उसे संसद की सदस्यता या राज्य विधानमंडल की सदस्यता जो है वो लेनी ही पड़ेगी। मतलब या तो उसे संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल सदस्य। अगर राज्य की बात चल रही है, राज्य मंत्री की बात हो रही है, तो राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री की बात चल रही है तो उसे केंद्र मंत्री का, मतलब कि केंद्र में संसद का सदस्य होना जरूरी है। और वो भी कहाँ? किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं समस्त जो कार्यवाहियाँ हैं। अब आर्टिकल 166 कहता है समस्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगी। समस्त कार्रवाइयाँ किसके नाम से होगी? वो राज्यपाल के नाम से होगी, ठीक। हालांकि जैसे कि अब भैया राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्य का जब प्रमुख ही राज्यपाल है तो जितने भी काम होंगे उसमें राज्यपाल का नाम होगा ही। कुछ भी कर रहे हो सारे काम किसके हिसाब से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। हिसाब से नहीं, राज्यपाल के नाम से होंगे। और हम लोगों ने केंद्र में किसकी बात करी थी? केंद्र में देखिए सेम जो कल वाला है वही चला है, एक हिसाब से रिवीजन है। वहाँ राष्ट्रपति के साथ जो हो रहा था वो राज्यपाल, वहाँ पीएम थे जहाँ, वहाँ यहाँ सीएम की बात चल रही है। वहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि जितने भी काम हैं, हालांकि जो देश का राष्ट्रपति, देश का प्रमुख कौन है? देश का संवैधानिक प्रमुख या देश का प्रमुख कौन है? वो है राष्ट्रपति जी। तो जितने भी काम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जितने भी काम होंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, और वहीं राज्य में राज्यपाल के नाम पर होंगे। इतना समझ में आया। अब समस्त कार्रवाई, आर्टिकल 167 की बात देख लें। हम लोगों ने कल 177 में क्या, उसमें कितना मैं पढ़ा था? आर्टिकल 167, हाँ। आर्टिकल 167 जो है वो सूचना, और वहाँ पर हम लोगों ने केंद्र में 78 के तहत देखा था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो अपने सभी कार्यों, जो भी नीतियाँ बना रहा है उसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दे। यहाँ पर क्या होगा? सीएम का जो कर्तव्य होगा वो कोई भी कार्य, ठीक, कोई भी प्रशासकीय कार्य है ना, या कार्यकारिणी से जुड़ा रिलेटेड कोई भी कार्य जो है उसकी सूचना समय समय पर राज्यपाल को देना उनका कर्तव्य होगा, देना पड़ेगा। तो अगर सूचना पूछ दे केंद्र में तो वो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था 78, और यहाँ जो है 167। हमने कहा था कल 89 ऐड कर दीजिए, 78 में 89 ऐड करेंगे 167 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिकार की बात चल रही है। अधिकार जो है आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था जो मंत्रिपरिषद का अधिकार है केंद्र में वो 88 के तहत पढ़ा था, आर्टिकल 88 में। और यहाँ पर बात की गई, आप 89 ऐड कर दीजिए 177 के तहत। राज्य में मंत्री के अधिकार कौन कौन से हैं? मंत्री के अधिकार वही हैं जो हम लोगों ने कल केंद्र के लिए पढ़े थे। मतलब जो मंत्री हैं वो किसी भी सदन में, विधान परिषद अगर विधानसभा है राज्य में, तो किसी भी समय किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक, किसी भी सदन में। किसी भी सदन में बोल सकते हैं या भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, ठीक। मत क्यों नहीं दे सकते? मत ना देने का मतलब ये है कि दोनों सदन में बोल या भाग सकते हैं, लेकिन मत उसी सदन में देंगे जिस सदन के वो सदस्य होंगे। अगर विधान परिषद के हैं तो वहाँ दे सकते हैं, विधानसभा में वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर विधानसभा का सदस्य हैं तो विधानसभा में वोट दे सकते हैं और विधान परिषद में वोट नहीं दे सकते। बस इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। और एक चीज़ और बची है, मंत्रालय की बात कर ले। हालांकि मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, सेम है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, यही छोटी सी जगह में समझ लें। कैबिनेट मंत्री हमने पढ़ा था कल, ठीक, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना, ठीक। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और पढ़ा था उप मंत्री। एक और हम लोगों ने किचन कैबिनेट पढ़ी थी, ठीक, कल, वो हमने केंद्र में पढ़ी थी। इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है।
कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मेन मंत्री होते हैं, मतलब जिनके पास मेन मंत्रालय होता है, मुख्य प्रमुख मंत्रालय होते हैं। जैसे कि केंद्र में हम लोगों ने देखा था गृह, राज्य, वित्त, गृह, रक्षा, वित्त मंत्रालय जो है वो कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। ये जो होते हैं वो कैबिनेट का भाग होते हैं, कैबिनेट का सदस्य होते हैं, ठीक, कैबिनेट में भाग लेते हैं और कैबिनेट का सदस्य भी होते हैं। ये जो है राज्य मंत्री जो है ये स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार, ठीक। इनको जो है यही लोग, इनके विभाग के तहत इनको काम मिलता है, ठीक, या इनसे रिलेटेड जुड़े हुए काम होते हैं या इनकी देख रेख में इनको काम कार्य करना पड़ते हैं। तो ये जो है मेन जो मंत्रालय है, रक्षा हो गया, ठीक, केंद्र की बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय, ठीक, वित्त मंत्रालय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा राज्य में गृह, वित्त, ठीक, और भी हो गया कानून मंत्रालय। जो मेन मंत्रालय हैं वो मिलते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, ये कैबिनेट का ना ही सदस्य होते हैं ना भाग लेते हैं। उप मंत्री जो हैं ये स्वतंत्र प्रभार के नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं। और ये कैबिनेट, और ये भी जो है ये कैबिनेट और उसमें भाग नहीं लेते। किसमें? कैबिनेट के ना सदस्य होते हैं ना उसमें भाग लेते हैं। हालांकि ये भाग ले सकते हैं लेकिन जब बुलाया जाए उन्हें, ऐसे नहीं। लेकिन ये जो है भाग लेते हैं, भाग भी होते हैं कैबिनेट का और सदस्य भी होते हैं, भाग लेते हैं और सदस्य भी होते हैं। तो इतना दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगातार आप लोगों को बने रहना मेरे साथ। मैथ क्लास भी कल आएगी आपकी, हालांकि 1-2 दिन डिले हो गया है ना, 1-2 दिन, लेकिन कल पक्का आएगी। और जिसको भी हमारा एकेडमिक चैनल, मतलब जिसके भाई बहन एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं 9th 10th हाई स्कूल इंटर की, वो हमारा एकेडमिक चैनल एग्जाम लीजेंड्स एकेडमिक के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे जो हैं वीडियो पड़े हुए हैं। जितने भी जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है, सॉल्व डिवीजन में, और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, ठीक। बताया भी है कि कैसे आप लोगों को आंसर लिखना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे या तो कल हम लोग संसद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट पढ़ेंगे। वो पढ़ना बहुत जरूरी है। संसद से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट वनडे एग्जाम में, और घुमा फिरा के भी अच्छे एग्जाम जो है उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। हालांकि सभी एग्जाम अच्छे होते हैं, लेकिन और जो PCS लेवल या UPSC लेवल के होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, पढ़िए ज़रूर, डेली टारगेट बनाइए, और सब कुछ छोड़कर मतलब ये नहीं कि संन्यास ले लो सब या एक ही जगह बैठ जाओ। सब कुछ छोड़ने का मतलब कुछ नहीं है। सुबह जो है हल्का फुल्का टहलो, जिससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे, या मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ करते रहो, हल्का फुल्का खेल ले लो, ठीक। जो छोटे मान लीजिए खेल लो, या हफ्ते में एक बार मूवी देख लो कोई, लेकिन पढ़ो जरूर, पढ़ाई के टाइम पढ़ो जरूर। और 1-2 घंटा अलग निकाल लो अदर एक्टिविटीज़ के लिए, या तो एक्सरसाइज कर लो, या रनिंग कर लो, सवेरे जॉगिंग कर लो, या मेडिटेशन कर लो, कुछ ना कुछ ये भी करते रहो, जिससे कि आप लोग जो है मेंटल भी फिट रहें, ठीक। तो आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग संसद पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।